वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का यह वीडियो है। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बगैर स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। यह अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पिछले दिनों पूछेगा, तो क्वेश्चन सारे वही हैं, सिर्फ जो मेंस का क्वेश्चन है उसे हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें आप जरूर नोट कर लीजिए कि आपकी असली लड़ाई मेंस आंसर राइटिंग की है। अगर मेंस में आपको एज मिल जाता है, थोड़े नंबर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो फिर आप यह मान के चलिए कि सिलेक्शन का काफ़ी हाई चांस है। और अगर मेंस में कम नंबर हो गया आपका, तो हो सकता है कि बाउंड्री लाइन पे इंटरव्यू कॉल हो गया, लेकिन अल्टीमेटली आपको बाहर ही होना है। तो जो मैं समझ पाया हूं कि आपकी असली तैयारी जो है वो मेंस आंसर राइटिंग को लेके है, ये नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बात करें तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी RTI से स्टूडेंट ने निकाला, हमने उन्हें एडवाइस दिया कि आप निकालिए, देखिए आखिर क्यों नहीं आपका नंबर आया। तो मेंस आपने दिया है और आपका नंबर नहीं आया, तो बेहतरीन तरीका तो यही है, सबसे परफेक्ट तरीका कि आप RTI से अपनी कॉपी निकालिए, किसी के साथ बैठ के उस पर विचार विमर्श कीजिए कि आखिर क्यों आपको कम नंबर आया, जो गलतियां रह गई उन्हें दूर कीजिए। तो ये सारे कुछ तौर तरीके, मैंने अनेकों, काउंटिंग नहीं है हमारे पास, बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी निकलवाई गई। और जो एक कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है, मतलब मेरा अपना तजुर्बा है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि 99% स्टूडेंट की यह प्रॉब्लम है। एक साइकोलॉजी है उनकी, आंसर अगर देने में कोई दिक्कत आ रही है तो सब कुछ लिख दो, जैसे आप किताब लिख रहे हैं, जो नहीं भी लिखना है उसको भी लिख दिया। साइकोलॉजी यह है कि कॉपी अगर भरी हुई है तो नंबर आ जाएंगे। इस सोच से खुद को बाहर निकालिए कि आप फालतू फालतू कंटेंट लेके आपने कॉपी भर दिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कॉपी भरने का भी नंबर मिल जाएगा, और ये कारण होता है। तो मेंस आंसर राइटिंग में आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, हमने इस सीरीज में कुछ वीडियोज बना के अपलोड किए हैं, कॉपी भी दिखाई है। RTI से भी जो कॉपी निकाली गई वो भी पहले के वीडियो में हमने दिखाया है। और कुछ अलग अलग क्वेश्चंस, अब हर क्वेश्चन का तो वीडियो बना के आंसर नहीं दिया जा सकता, काफ़ी समय लगेगा, उतना समय हमारे पास भी नहीं होता, यूट्यूबर बनने का कोई इरादा नहीं। तो जो मुद्दे की बात है मेन, कि नंबर 1 की आपका कंटेंट एप्रोप्रिएट नहीं होता, रेलिवेंट नहीं होता, जो मर्जी जो दिल में आया सारा कुछ लिखते जा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ और आपने आंसर लिख दिया कुछ। तो अगर इस समस्या से आपको निजात पाना है, टू द पॉइंट, तो इसके लिए मैंने कई बार कहा है, कई वीडियोज में कहा है कि आप क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़िए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में व्हाट एक्चुअली पूछा जा रहा है, और उसी संदर्भ में आप अपने आंसर को कन्फाइन कीजिए। जो चीज़ें स्पेसिफिकली पूछी गई हैं उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कीजिए, और इसको तरह तरह से उदाहरण देके हम लोग समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम शुरू करते हैं, मेंस के कुछ 2-4 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कैन अ स्टेप मदर क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर स्टेप सन। तो आप देखिए, पहले एक जमाना था, कोर्ट का अप्रोच ट्रेडिशनल होता था, क्लासिकल होता था, कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं, अब लिबरल होने लगा। तो और लिबरल अप्रोच के कारण लिव इन रिलेशनशिप में लिव इन वाइफ को भी मेंटेनेंस का अधिकार रिकॉग्नाइज किया गया। एक समस्या आगे चल के यह भी आती है
कि मदर और स्टेप मदर, तो मदर के राइट तो दिए गए हैं लेकिन स्टेप मदर के नहीं दिए गए। आप जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फादर इंक्लूड्स एडॉप्टिव फादर, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मदर इंक्लूड्स एडॉप्टिव मदर। तो मदर इंक्लूड्स एडॉप्टिव मदर एक जजमेंट है, वो जजमेंट आप कोट करें, लिखा। लेकिन आप देखिए कि अगर कोई स्टेप मदर है, अगर मान लीजिए कि somebody इज स्टेप मदर, सौतेली माँ, तो उसका अपना बच्चा भी होगा। तो अगर उसका अपना बच्चा है तो अपने बच्चे से मेंटेनेंस को क्लेम करे, स्टेप सन से क्यों क्लेम करेगी? और मान लीजिए कि स्टेप मदर है तो उसका हस्बैंड अगर जिंदा है तो उससे क्लेम करे। लेकिन कुछ ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि जो स्टेप मदर है यह चाइल्डलेस है और साथ में विडो भी है, साथ में जो है अनेबल टू मेंटेन है, ओल्ड एज है। तो प्रोग्रेसिव अप्रोच में अगर आप देखेंगे, कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि यस, a step mother can claim maintenance from her step son provided she is widow and childless। तो अब मेंस आंसर राइटिंग में आप यह बात कभी भी मत भूलिए, जो भी बच्चे मेंस लिख रहे हैं सब पीटी क्वालिफाई करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अनाड़ी है वहां पे मेंस देने वाला, पीटी क्वालिफाई करके आए हैं। उस पूरी भीड़ में आपको आगे निकलना। अगर जनरल आंसर लिखेंगे तो जनरल नंबर आएंगे, फिर उसी तरह भीड़ में खो जाइएगा और फिर सोचिएगा कि रिजल्ट नहीं हुआ है या इंटरव्यू तक पहुंच गए, मेंस में कम नंबर होने की वजह से फिर बाहर हो जाइएगा। तो और यह समस्या हर साल होती है। तो कहने का मतलब कि आपने मान लीजिए जजमेंट भी कोट कर दिया, तो जजमेंट में जो रीजनिंग है उस रीजनिंग को भी लिखिए, तो आपका एक बेहतर आंसर माना जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। mere failure of promise is not necessarily cheating। तो अगर चीटिंग में भी एक प्रॉमिस होता है, एक अंडरटेकिंग होता है, रिप्रेजेंटेशन होता, तो लेकिन अगर वो रिप्रेजेंटेशन शुरू से ही अगर डिजॉनेस्ट इंटेंशन था, अब डिजॉनेस्ट इंटेंशन कैसे था, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज और कंडक्ट से पता लगेगा। तो अगर ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग फ्रॉड के डिफिनीशन में पढ़ते हैं, फ्रॉड को क्रिमिनल लॉ में डिफाइन नहीं किया गया, फ्रॉडुलेंटली है लेकिन फ्रॉड को नहीं डिफाइन किया गया है। तो अब नाउ क्वेश्चन इज कि हम लोग वो डिफिनीशन रेफर कर सकते हैं फ्रॉड के लिए, चीटिंग के लिए एक फॉल्स स्टेटमेंट का होना जरूरी है और उस फॉल्स स्टेटमेंट से हम इंड्यूस करते हैं, हम जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको इंड्यूस कर रहे हैं। तो मेरा इरादा हो गया रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस के लिए और ये हो गया सारा का सारा मिलके डिजॉनेस्टली। तो डिजॉनेस्ट इंटेंशन अगर शुरू से ही है तो चीटिंग हो सकता है, अगर शुरू से नहीं है। मान लीजिए कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहता, मान लीजिए ये मेंस आंसर राइटिंग का बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, मैं बताऊंगा उस बैच के बारे में। मान लीजिए हमने 10 फैकल्टी अरेंज कर लिया कि हाँ भैया मेंस आंसर राइटिंग का बैच शुरू करेंगे, लेकिन फैकल्टी लोगों ने मुझे धोखा दे दिया और हम फंस गए और हम कॉपी आपकी चेक नहीं कर पा रहे, यहां पे तो मेरा प्रॉमिस फेल हो गया। लेकिन ये फेलियर क्या जानबूझ के है या ड्यू टू सम इंटरवीनिंग इवेंट? अगर मैंने कोई फैकल्टी अरेंज नहीं करा और ले लिया एडमिशन और कॉपी नहीं चेक हो रहा, तो तब डिजॉनेस्ट इंटेंशन हो सकता है कि बगैर अरेंजमेंट के आपने कोर्सेज अनाउंस कर दिया। तो अब इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। फॉल्स प्रॉमिस में इंड्यूसमेंट होता, तो आप चीजों को जितना बारीकी से समझेंगे आपका आंसर उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
एक तो सिंपल पूछ दिया गया इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, और पूछ दिया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या स्टोलन प्रॉपर्टी। अब नॉर्मली होता है कि भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी कैसे हो सकती, तो स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में एक्सटॉर्शन से जो प्रॉपर्टी मिलती है वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी कही जाएगी। एक्सटॉर्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसलिए ड्यू टू डेफिनेशन प्रोवाइडेड ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, immovable property can also be treated as a stolen property provided it is subject matter of extortion। आप एक्सटॉर्शन और चीटिंग में देखेंगे कि एक्सटॉर्शन में wrongfully consent is obtained by intimidation, और चीटिंग में consent is obtained by inducement। तो ये सारे अंतर है। तो पॉइंट इज दिस कि आप जितने अच्छे से इसको पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग मेंस के देखते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये काफी आसान है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा एनालिटिकल कंसेप्चुअल, एवरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट क्रिमिनल, क्रिएटिंग ए डिमार्केटिंग लाइन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ऑफेंसेज में जो उसका मेंस दिया होता है ऑलवेज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो आप उसको हाईलाइट करके इस तरीके से लिखें तो आपका एक बेहतर आंसर हो सकता है। हम लोगों ने बैचेज स्टार्ट किए हैं मेंस आंसर राइटिंग के। आपका यह जो बैचेज हैं यह विथ टीचिंग और विदाउट टीचिंग है, विथ टीचिंग एंड विदाउट टीचिंग। तो स्वाभाविक है कि जो विदाउट टीचिंग का बैच है सिर्फ आंसर राइटिंग से संबंधित है, तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। विद टीचिंग वाला थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो अब देखिए विदाउट टीचिंग, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं और आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर टीचिंग की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, विद टीचिंग या विदाउट टीचिंग वाला। आंसर राइटिंग में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे हम लोगों ने प्लान बनाया है इसे, आपको 3 मंथ का है मिनिमम, 6 मंथ का और 1 ईयर का। आंसर राइटिंग सिर्फ स्टूडेंट की ही समस्या नहीं है, कोचिंग वालों के लिए भी एक समस्या है। अब जैसे आपने कोई आंसर लिखा, अब उसे एक आंसर को चेक करने में मुझे 1 घंटा लगेगा, तब सवाल यह पैदा होता है कि मैं कितने घंटे चेक कर पाऊंगा। 1 घंटे में मैं पूरे बैच को पढ़ा सकता हूं, और यहाँ आंसर राइटिंग वाले में 1 घंटे में मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट को हैंडल कर सकता हूं। तो इसलिए आंसर राइटिंग कोचिंग वालों के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी बड़ी समस्या यह स्टूडेंट के लिए है। तो खैर हम लोग मैनेज कर रहे हैं इसको। 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। तो आपको इसमें अल्टरनेट डे है, वीक में 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मंथ में ये 12 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और उसी तरह से जैसे 3 महीने का है तो टोटल 36 क्वेश्चन, ये 6 मंथ का है तो उसी तरह से 72, ये 1 ईयर का है तो 144 क्वेश्चन, ऐसे इस तरीके से है। इतना ही नहीं, अगर आप सिंसियर हैं, रेगुलर हैं, तो हमारे यहाँ एक स्कीम है 100% स्कॉलरशिप की भी। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इनको अटेम्प्ट कीजिए और अच्छा आंसर लिखिए जो कि स्टैंडर्ड आंसर हो। तो अगर आप लगातार ऐसा करते हैं कंटिन्यूअसली, तो हम आपके आंसर को अपने वेबसाइट पे आपके नाम और फोटोग्राफ के साथ भी पब्लिश करेंगे, अपलोड करेंगे, और आपको 100% स्कॉलरशिप भी, अपना कोई ना कोई बैच जो भी आप कहेंगे वो भी दे देंगे। तो हाँ, मतलब सामाजिक कार्यों में थोड़ी हम लोगों की रुचि रही है हमेशा से। हालांकि आज के कमर्शियल वर्ल्ड में नॉन कमर्शियल चीज़ें कर पाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन काफ़ी मुश्किल ज़रूर है। और मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ बोल पाऊँगा। जो भी है, जैसा भी है,
पीछे कुछ वर्क शेड्यूल कुछ ऐसा था कि यह जो है कि बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो नाम इसका ओपन चैलेंज रख दिया गया है। अब हम लोग एक ही टॉपिक से आपके प्रैक्टिस के लिए पीटी का भी क्वेश्चन, मेंस का भी क्वेश्चन और उसी टॉपिक से इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनाते हैं। अब कभी कभी अनाप शनाप क्वेश्चंस भी आते कि सर आप एक ही टॉपिक से पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का क्वेश्चन फ्रेम करते, क्या इंटरव्यू में ऐसा ही उसी टॉपिक से पीटी मेंस इंटरव्यू होता? मतलब ऐसे अब मैं क्या बताऊं, इन सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। आपको अच्छा लगे आप फॉलो कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता आप इग्नोर कीजिए। अब हम लोग उस टॉपिक पे पकड़ बनाने के लिए, ये हम लोगों का इनोवेशन है आपके बेहतरीन तैयारी के लिए, कि उस टॉपिक से चाहे जहां मर्जी से जो मर्जी क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और शानदार नंबर आने चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ भी इतिहास, अभी तक आप कहीं भी देखेंगे उसी टॉपिक से पीटी का क्वेश्चन, उसी टॉपिक से मेंस का क्वेश्चन, उसी टॉपिक से इंटरव्यू का क्वेश्चन। और जो ऑप्शन आपको दिया जाता है, थोड़ा आप देखिए, यह एक ऑप्शन दिया गया है, फेलियर ऑफ एन अंडरटेकिंग इज नॉट नेसेसरली चीटिंग। ठीक, और यही क्वेश्चन उठा के मेंस में दे दिया गया है। अनलेस, दूसरा ऑप्शन देखिए, अनलेस देयर इज सम इंड्यूसमेंट देयर कैन बी नो चीटिंग। तो यह कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन में है कि आपको पीटी वाले क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे वहां भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये बड़े सोच समझ के और बड़े उस तरीके से यह फ्रेम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि ओवरऑल आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो हमारे हिसाब से अगर देखें, जो मैं समझ पाया, मैं ये नहीं कहता कि मैं ऑलवेज करेक्ट, मतलब मैं तो खुद भी कई बार कहा है कि आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। मैं कभी नहीं कहता कि आई हैव परफेक्ट नॉलेज। हाँ, लिटिल नॉलेज थोड़ी बहुत जरूर है। अब सोशल मीडिया के दौर पे तो देखेंगे कि लोग 3 घंटे में पूरी सीआरपीसी खत्म, एक क्लास खल्लास, ऐसे इस तरह के अब हमारे यहाँ भी बीएनएस चल रहा है। अभी बीएनएस के 86 लेक्चर्स हो चुके हैं, थोड़े और लेक्चर होंगे तब जाके कंप्लीट होगा। तो आप 1 घंटे में, 3 घंटे में पूरी सीआरपीसी खत्म, खल्लास, तो आप भी उसी तरह से हो जाएंगे एग्जाम में। तो ऐसे इन फालतू की चीजों पे ध्यान ना दें। आप वो भी देखेंगे, मेंस आंसर राइटिंग कितने का, 200, 199 रुपया। आप चाहें तो भी ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें हमारा भी ट्राई कर सकते हैं। ये तो आपका चॉइस है कि आपको क्या करना है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो इस संदर्भ में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, हम ज़रूर उस पर ध्यान देंगे, ज़रूर विचार करेंगे। और अगर आप हमारे मेंस आंसर राइटिंग के स्पेशल बैच के लिए और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें 9262810582 पर व्हाट्सएप कर दें। हम जरूर आपके कॉल पे रिस्पॉन्ड करेंगे या आपको जरूर कॉल बैक करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।